नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के सभी 623 जिलों में शहीद दिवस मना रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण को मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से बीरभूम हिंसा मामले में रिपोर्ट मांगी। इस हिंसा में 10 लोग मारे गए थे। हरियाणा विधानसभा में धर्मांतरण रोधी विधेयक पारित। सरकार ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से फोन पर हुई बातचीत में यूक्रेन स्थिति पर विचार किया। संघर्ष समाप्त करने तथा वार्ता और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की भारत की अपील दोहराई। भारतीय पैरा एथलीट धर्मवीर ने फजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की क्लब थ्रो स्पर्धा में रजत पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है, कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा से विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इसका सही उत्तर है बिश्नी देवी शाह। ब्रिटिश शासन ने उन्हें वर्ष 1930 में गिरफ्तार किया था। बिश्नी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला। भाग्यशाली विजेता हैं राउरकेला, ओडिशा के OSAP 4th बटालियन अस्पताल के डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार दास। मेरा नाम डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार दास है। मैं ओडिशा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल OSAP 4th बटालियन हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जनरल फिजिशियन हूँ। पिछले कई वर्षों से आकाशवाणी समाचार का नियमित श्रोता हूँ और अमृत महोत्सव क्विज का विजेता चुने जाने पर मैं आकाशवाणी समाचार का धन्यवाद अर्पण करता हूँ। मैं सभी श्रोताओं को आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 28 मार्च को पूछा जाएगा। श्रोताओं से आग्रह है कि वे आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न होगा। इस दीर्घा में स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनका सशस्त्र प्रतिरोध दर्शाया गया है। इस नई दीर्घा का उद्देश्य उन क्रमबद्ध घटनाओं को दर्शाना है जिनकी परिणति 1947 में देश की स्वतंत्रता के रूप में हुई।
प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विप्लवी भारत गैलरी उन राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करती है जिनसे क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई है। ये क्रांतिकारी नेताओं द्वारा गठित महत्वपूर्ण संगठनों, आंदोलन के विस्तार, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन और नौसेना विद्रोह के योगदान को भी दर्शाता है। नेहरू युवा केंद्र संगठन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज देश के सभी 623 जिलों में शहीद दिवस मना रहा है। शिवाजी ने माँ का बंधन खोला हो, माँ का बंधन खोला हो, मेरा रंग दे बसंती चोला। वर्ष 1931 में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। युवा क्रांतिकारियों के बलिदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। युवा कार्य मंत्रालय ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि थीम से इस दिवस का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य स्वाधीनता सेनानियों के जीवन, कार्य और दर्शन के माध्यम से युवा पीढ़ी में कृतज्ञता, गर्व, सम्मान और कर्तव्य भावना का संचार करना है। मंत्रालय ने कहा कि वीर क्रांतिकारियों की गाथाएं युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना जगाएगी तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगी। मेरा रंग दे बसंती चोला, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली के 3 नगर निगमों के एकीकरण संबंधी विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इससे दिल्ली में एक नगर निगम बनने का रास्ता साफ हो गया है। ये विधेयक संसद के मौजूदा बजट सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। 3 नगर निगमों के एकीकरण से दिल्ली में 3 महापौर के स्थान पर 1 महापौर होगा। वर्ष 2012 में दिल्ली नगर निगम को 3 नगर निगमों, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया गया था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2022-23 के फसल मौसम के लिए कच्चे जूट सरकारी खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्वीकृति दे दी है। कच्चे जूट का सरकारी खरीद मूल्य 4,750 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले ये 250 रुपये ज्यादा है। नई समर्थन मूल्य से कम 50% का लाभ मिलेगा। जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक लाभ सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL की 3 इकाइयों के लिए नई निवेश नीति के विस्तार को स्वीकृति दे दी है। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की संयुक्त उद्यम कंपनी है। ये तीनों कंपनियां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में यूरिया की मांग को पूरा करती हैं और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों से 7 राज्यों के लिए कार्य कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्कर सिंह धामी को आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में दिन के 2:30 बजे आयोजित होगा। श्री धामी के साथ 11 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। उधर गोवा में भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री के रूप में और मंत्रियों को सोमवार को शपथ दिलाई जाएगी। समारोह में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने ग्रामीण स्तर के केंद्रों से कम 2 कार्यकर्ताओं को लखनऊ में 25 मार्च को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करने का निर्णय किया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के सभी 623 जिलों में शहीद दिवस मना रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली के 3 नगर निगमों के एकीकरण को स्वीकृति दी।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से वीरभूम हिंसा मामले में रिपोर्ट मांगी। इस हिंसा में 10 लोग मारे गए थे। हरियाणा विधानसभा में धर्मांतरण रोधी विधेयक पारित। सरकार ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से फोन पर हुई बातचीत में यूक्रेन स्थिति पर विचार किया। संघर्ष समाप्त करने तथा वार्ता और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की भारत की अपील दोहराई। भारतीय पैरा एथलीट धर्मवीर ने फीजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की क्लब थ्रो स्पर्धा में रजत पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से बीरभूम हिंसा मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस हिंसा में घरों में आग लगा दिए जाने के बाद 10 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसदों के शिष्टमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मामले में उनके हस्तक्षेप और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने भी पश्चिम बंगाल सरकार से बीरभूम के रामपुर हाट में हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा ने पीड़ितों के लिए राहत और इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग की। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कई घरों में आग लगा दी गई और लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये जो हत्याएं हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, जो निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, तो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनसे ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछती है। अपने विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करके कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ममता जी किसकी है? क्या पश्चिम बंगाल में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि वहां पे बम फेंकना इंसानों पे आम बात हो गई है, जैसे कोई खिलौना हो? दुखद ये है कि जो लोग ये कृत्य करते हैं उनको सजा मिलना तो दूर की बात है। एक संदेश दिया जाता है आम जनता को कि ये टीएमसी के ही हैं, इनसे डर के रहना। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तथ्यों का पता लगाने के लिए 5 सदस्यों की समिति बनाई है जो घटनास्थल पर जाकर सबूत एकत्र करेगी। समिति में 2 राज्यसभा सांसद बृजलाल और केसी रामामूर्ति तथा 2 लोकसभा सांसद सत्यपाल सिंह और सुकांत मौजूमदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भारती घोष भी समिति की सदस्य हैं। हरियाणा विधानसभा ने धर्मांतरण रोधी विधेयक पारित कर दिया है। ये विधेयक 4 मार्च को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था और इस पर कल चर्चा हुई। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए या उससे अधिक के जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक नाबालिग, एक महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है तो उसे कम से कम 4 साल कैद की सजा भुगतनी होगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और उस पर कम से कम 3 लाख रुपए का जुर्माना होगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई भाजपा शासित राज्य पहले ही धर्मांतरण रोधी विधेयक पारित कर चुके हैं। सरकार ने कहा है कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की अब तक 19,100 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल राज्यसभा में बताया कि कुर्क की गई कुल संपत्ति में से 15,113 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लौटा दी गई है। इसके अलावा जब्त की गई 335 करोड़ से अधिक की संपत्ति केंद्र सरकार के पास है। श्री पंकज चौधरी ने बताया कि तीनों भगोड़ों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी कंपनियों के माध्यम से धन की हेराफेरी करके धोखा दिया, जिसके कारण ऋणदाताओं को 22,585 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा है कि ब्यूरो अपराधियों और भगोड़ों का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। श्री जायसवाल ने कल वर्चुअल इंटरपोल अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सीबीआई को एक प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क वाले जटिल अपराधों की जांच का ठोस अनुभव है।
देश में अब तक 181 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 27 लाख 30 हजार से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 वर्ष के बच्चों को 50 लाख 32 हजार टीके लगाए गए हैं। अब तक 2 करोड़ 20 लाख एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत का कोविड प्रबंधन नेतृत्व नवाचार, समर्पण, साझेदारी, हिस्सेदारी और उन्नत प्रौद्योगिकी की गाथा है। नई दिल्ली में अक्ष लेसन्स फ्रॉम इंडिया समारोह को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि भारत ने संघीय लोकतंत्र में केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर कोविड प्रबंधन का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक होलिस्टिक मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया है। यहाँ पर डे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दिन का कमाते हैं और दिन का उसका जीवन निर्वाह पर डे होता है। दिन की कमाई दिन का खाना होता है। दोस्तों, इतना बड़ी क्राइसिस में 1.5 महीने तक लॉकडाउन रहा, देश में कभी किसी को भूखे सोने का नौबत नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष समाप्त करने और वार्ता तथा कूटनीति के रास्ते पर लौटने की भारत की अपील दोहराई। श्री मोदी ने बल दिया कि भारत का विश्वास समकालीन विश्व व्यवस्था के आधार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान में है। दोनों नेताओं ने परस्पर हित के मुद्दों पर भी चर्चा की तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता में सकारात्मक गति पर संतोष व्यक्त किया। इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्तली बेनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 3 अप्रैल से भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इससे पहले दोनों नेता पिछले वर्ष नवंबर में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 से इतर ग्लासगो में मिले थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में श्री बेनेट की ये पहली भारत यात्रा होगी। 3 दिन की इस यात्रा में भारत इजरायल राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरा होने का उत्सव मनाए जाने और भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर हो रही है। भारतीय पैरा एथलीट धर्मवीर ने दुबई में चल रही 13वीं फजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के क्लब थ्रो स्पर्धा में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए रजत पदक जीता है। चैंपियनशिप के पहले ही दिन भारत ने 3 पदक जीते। देवेंद्र सिंह ने F44 पुरुषों की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि ज्योति बेहरा ने 400 मीटर महिलाओं के फाइनल में कांस्य पदक जीता। पुरुषों के क्लब थ्रो फाइनल में धर्मवीर ने अपने दूसरे प्रयास में क्लब को 31.09 मीटर की दूरी तक फेंक कर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बी सुमित रेड्डी और अश्वनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी ने डेनमार्क के मैडस वेस्टरगार्ड और नताशा पी एथोनीसेन को हराकर कल मिक्स्ड डबल्स क्वालीफायर के दूसरे दौर में प्रवेश किया। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और के श्रीकांत सहित अधिकांश शीर्ष भारतीय खिलाड़ी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। टूर्नामेंट में साई प्रणीत, एचएस प्रणय, पारुपल्ली कश्यप, शमीर वर्मा और आकर्षी कश्यप जैसे खिलाड़ी भी सिंगल्स में भाग लेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से
स्वतंत्रता संघर्ष के महान नायकों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु के बलिदान का स्मरण कर रहे हैं। वे 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। अंग्रेजों ने भारत माता के इन वीर सपूतों को लाहौर जेल में फांसी दी थी। सेनानी लाला लाजपत राय की हत्या से बहुत व्यथित थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर आए साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय लालाजी को क्रूरता से पीटा गया था। क्रांतिकारियों ने इसके जवाब में अंग्रेजों पर जबरदस्त हमला करने की ठानी। 1928 में उन्होंने ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। लेकिन पहचान करने में भूल के कारण स्कॉट की बजाय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना के बाद क्रांतिकारी कुछ महीनों तक भूमिगत हो गए, लेकिन अप्रैल 1929 में भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ सामने आए और बहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके। दोनों ने उसी समय स्वयं गिरफ्तारी दे दी। इस दौरान वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जेल में भगत सिंह ने कैदियों के लिए बेहतर जीवन स्तर की मांग की। 114 दिन की भूख हड़ताल के लिए भगत सिंह को जनता की खूब सहानुभूति भी मिली। इन महान स्वाधीनता सेनानियों की उम्र तब केवल 20 वर्ष के आसपास थी, जब उन्हें ब्रिटिश शासकों ने मौत की सजा सुनाने के बाद लाहौर जेल में भारतीय के दिल में जीवित हैं। आकाशवाणी की तरफ से इन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। जागो जवानो देश पुकार खून में आण्यो रवानी, मुल्क मता जह जान दिनी सा याद कयो कुर्बानी। हेमू कालाणी। आज हम स्वतंत्रता सेनानी हेमू कलानी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 23 मार्च 1923 को सुकूर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बचपन और युवावस्था में हेमू ने अपने दोस्तों के साथ लोगों को विदेशी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी सामान के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान चलाया। हेमू कलानी ने क्रांतिकारी गतिविधियां भी चलाईं। हेमू स्वराज सेना के नेता थे, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से संबद्ध विद्यार्थी संगठन था। हेमू ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उन्हें सूचना मिली कि आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश प्रशासन यूरोपीय बटालियनों के साथ विशेष सेना सिंध भेज रहा है। हेमू ने रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट उखाड़कर उस ट्रेन को पटरी से उतारने की योजना बनाई, जिसके जरिए सेना और रसद भेजी जा रही थी। उड़वी सालन जे बालक जो जिगर हो जोश जवानी, नर नारी जी हर जुबान थी बोले सत्य कहानी। हेमू कालानी। इससे पहले कि हेमू अपने उद्देश्य में सफल होते, ब्रिटिश सेना ने उन्हें और उनके साथियों को देख लिया। हेमू को पकड़कर जेल भेज दिया गया और यातना दी गई, लेकिन हेमू ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। 21 जनवरी 1943 को फांसी के दिन हेमू कलानी हाथों में भगवद गीता लेकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़े। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
और अब मौसम। दिल्ली और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, मुंबई में बादल छाए रहेंगे, जम्मू में आसमान साफ रहेगा, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में हल्के बादल रहेंगे, लेह और गिलगित में भी बादल छाए रहने या बारिश की संभावना है। और अलका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा आज अखबारों की सुर्खी में है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, गृह मंत्रालय की टीम घटनास्थल का दौरा करेगी। लोक सत्य की खबर है, संसद में परिवहन मंत्री ने बताया देश का रोड मैप। ग्रीन हाईवे और विभिन्न शहरों की आपसी दूरियों पर विस्तार से चर्चा की। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की लगातार दूसरी बार बन रही सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भी अखबारों ने अहमियत दी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी भी लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, संसद में विपक्ष ने उठाए सवाल। हिन्दुस्तान ने विशेष शीर्षक से आलेख दिया है, लोकसभा में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर ऐप के जरिए जनता भी अपनी राय रख सकेगी। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ने पहल की। लोकसभा मेंबर्स ऐप में नया फीचर जोड़ने की तैयारी। दिल्ली में एक मेयर और कमिश्नर, केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों एमसीडी को एक किया। अमर उजाला ने लिखा है, सरकार का तर्क, राजस्व और संसाधनों की तुलना में दायित्व में बड़ा अंतर दूर होगा। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, एक नगर निगम को कैबिनेट की हरी झंडी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के सभी 630 जिलों में शहीद दिवस मना रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण को स्वीकृति दी। पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से बीरभूम हिंसा मामले में रिपोर्ट मांगी। हरियाणा विधानसभा में धर्मांतरण रोधी विधेयक पारित। सरकार ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से फोन पर हुई बातचीत में यूक्रेन की स्थिति पर विचार किया। और भारतीय पैरा एथलीट धर्मवीर ने फजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्लब थ्रो स्पर्धा में रजत पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।